हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बीते रातों रात हुआ ऐसा काम कि चीन की नींद हो गई हराम। दोस्तों, बढ़ने वाली है उसकी धुक धुकी। 72 घंटे के भीतर भारत पहुंचेंगे जापान के रक्षा मंत्री। हिंद प्रशांत के लिए बनेगा नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, 72 घंटे में भारत आने वाले हैं जापान के रक्षा मंत्री। क्या अब चीन सो पाएगा चैन की नींद? बताएंगे क्यों है ये बहुत बड़ी खबर, क्या होने वाला है दोस्तों। वहीं पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण पर पाकिस्तान में मची हलचल, क्या कह रही है पाकिस्तान की अवाम। वहीं लश्कर आतंकी ने दी भारत को बहुत बड़ी धमकी, कहा इंशाल्लाह दिल्ली को दुल्हन बनाकर मुंबई पर पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे। दोस्तों, बताएंगे इस लश्कर आतंकी ने कहां से दी है धमकी। दोस्तों, उधर किरेन रिजिजू पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा मैं आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूं और मैं दिमागी नक्सल हूं। बताएंगे दोस्तों शेख हसीना का ये बयान। वही दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के नाम पर रख दिया $30,000 का इनाम। महिलाओं के लिए ऑफर कर दिया दुगना। बताएंगे क्या है इसके पीछे का कारण। तो वहीं इस राज्य के डीलरों, राशन डीलरों के लिए बड़ी सौगात। दोस्तों, एक से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं और पीछे से छोड़ता भी नहीं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों हिंद प्रशांत इलाके में रक्षा सहयोग देने के लिए जापान ने हाथ बढ़ाया है। इसी सिलसिले में जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी ऑस्ट्रेलिया और भारत का दौरा करने वाले हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जो इस क्षेत्र के मजबूत सहयोगी हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वो 19 अगस्त को भारत पहुंचकर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करेंगे। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी ताकत से अपना दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश करता रहता है। ऐसे में जापान के रक्षा मंत्री के भारत दौरे से चीन की नींद उड़ना लाजमी है। दोस्तों, भारत और जापान अगले हफ्ते अपनी बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप की समीक्षा करने वाले हैं। इसके तहत जापान के डिफेंस मिनिस्टर शिनजिरो कोइजुमी 20 अगस्त को नई दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करेंगे। कोइजुमी 19 अगस्त को मुंबई पहुंचेंगे और दिल्ली आने से पहले वहां एक नेवल बेस का दौरा कर सकते हैं। उनका यह दौरा यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम के लिए भारत और जापान के बीच पहल को डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के ठीक बाद हो रहा है, जो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक और अहम कदम है। दोस्तों, रक्षा सूत्रों के अनुसार कोइजुमी और राजनाथ सिंह जी के बीच बातचीत खास तौर से रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी का आकलन करने पर केंद्रित होने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है और दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। सितंबर में इस साझेदारी को हवाई ताकत के मामले में भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जब जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान एक हवाई अभ्यास के लिए भारत आएंगे। अभ्यास के दौरान जापानी एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता के भी भारत आने की संभावना है, जहां वो अभ्यास का निरीक्षण करेंगे और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जो है वो अपनी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत के दम पर लगातार अपनी दादागिरी और आक्रामक विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में चीन जो है वैश्विक नियमों की अनदेखी कर अपना एक तरफा एकाधिकार स्थापित करना चाह रहा है। वहीं अब जापान के रक्षा मंत्री के भारत दौरे के बाद चीन एक बार के लिए जरूर सतर्क हो गया होगा। वहीं भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों और मंचों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोग कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया शिनजिरो कोइजुमी अवश्य लिख दीजिएगा या फिर जापानी रक्षा मंत्री लिखी दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के 15 अगस्त वाले भाषण पर पाकिस्तान में मच गई हलचल। दरअसल पाकिस्तान जो है वो हर बात के लिए भारत की तरफ देखता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर अपना अनाप शनाप बातें किया था। अपनी आवाम को ये बताने की कोशिश की कि वो बहुत मजबूत नेता और भारत को धमकी दे सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि भारत की तरफ प्रधानमंत्री मोदी उन्हें 15 अगस्त को लाल किले से जवाब देंगे, मगर पीएम मोदी ने उनकी बात को लोड ही नहीं लिया। अब पाकिस्तान
पाकिस्तान की अवाम और मीडिया ही सवाल पूछ रही है कि क्या आजादी का दिन अपने पड़ोसियों को धमकी देने के लिए होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर आरजू काजमी ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान जब एक ही देश थे और बंटवारे से अलग हुए तो दोनों देशों की आजादी के डेट क्यों अलग हैं। इस पर पत्रकार वसीम अल्ताफ ने कहा कि आजादी तो एक ही समय में मिली थी। 3 जून को बंटवारे वाले प्लान में भी डेट 15 अगस्त ही है। पाकिस्तान जब बना तो कुछ डाक टिकट जारी किए गए, उस पर भी 15 अगस्त तारीख लिखी हुई है। 1948 में पाकिस्तान में 15 अगस्त को ही आजादी मनाई गई। फिर उसी साल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बात उठी कि भारत भी 15 अगस्त को आजादी मनाता है और हम भी मनाते हैं, तो इसको 14 अगस्त कर दिया जाए। तो भारत से अलग दिखने के लिए पाकिस्तान ने अलग तारीख कर दी। आरजू काजमी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने सिर्फ अपने भाषण में भारत और अफगानिस्तान पर फोकस किया, उन्हें धमकियां दी। क्या ये सही मौका है? वसीम अल्ताफ ने कहा कि इस समारोह में सिर्फ फौजी इवेंट बना दिया। हमारे लोगों ने तो आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, वो तो कांग्रेस ने लड़ी। हम तो आजादी मिलने के बाद अलग हुए। भारत के स्वतंत्रता दिवस में युवाओं पर फोकस दिखा। विकसित भारत 2047 की बात हुई। इस बार वंदे मातरम को भी शामिल किया गया, तो उनका पूरा फोकस फ्यूचर और डेवलपमेंट के ऊपर था, जहां वहां जंगी बातें नहीं हुई जैसे हमारे यहाँ हुआ। और वहीं इसी बड़े कंपैरिजन को कर पाकिस्तान में हल्ला बोल उठा दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में बवाल मचा दिया गया है। एक अलग न्यूज चैनल पर इस बात पर बहस हुई कि पीएम मोदी खुद नीचे झुक गए लेकिन अपने देश की बेटी को नहीं झुकने दिया। दरअसल पीएम मोदी अपने भाषण के बाद बच्चों से मिलते हैं। इस बार भी बच्चों से जब वो मिल रहे थे तो एक बच्ची का कैप जमीन पर गिर गया। बच्ची उठाने के लिए नीचे झुकने लगी, मगर पीएम मोदी ने उसे रोककर खुद जमीन से कैप उठाई और बच्ची को पहना दिया। कई चैनलों पर पीएम मोदी की सुरक्षा और उनके पहनावे पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही फ्री कोचिंग वाले ऐलान की भी पाकिस्तान में काफी चर्चा हुई। यहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए किन किन विदेशी नेताओं ने भारत को दी, इस पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के पीएम नेतन्याहू को लेकर हुई। पाकिस्तानी पत्रकारों का मानना है कि भारत इजराइल कुछ बड़ा करने की तैयारी में, इसीलिए लगातार इनके बीच में 60 गांठ बढ़ गया है। व्यापार का मामला बढ़ गया है, ऐसा इस अलग न्यूज चैनल पर बहस की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत के सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि क्या मोदी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमें पता है कि मोदी के रहते भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधरने वाले। इसके उलट क्विक शॉट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर फायजा नाम की लड़की ने कहा कि भारत पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा अंतर है, हम उनसे बहुत पीछे हैं। उनकी दुनिया में चौथी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनके दूसरे देशों के रिश्ते अच्छे हम भी कर रहे हैं, पर हम कर्ज में है। यही कारण है कि यहाँ महंगाई बहुत है, वो भी हमारे तरह ही है। अगर संबंध अच्छे हो जाएं तो बात अच्छी हो जाए। इसी तरह एक शख्स ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे अवसर थे पर हमने उसका लाभ नहीं उठाया। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान में 3-4 रुपए का है। उनकी इंडस्ट्री और एजुकेशन इतनी अच्छी है। तो यह पूरी जानकारी दोस्तों, जहां पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण पर पाकिस्तान में हलचल मच गई। हर कोई सवाल उठा रहा है कि हमारा हुक्मरान कब जागेगा, कब पीएम मोदी की तरह भाषण देगा। वो जब भी भाषण देता है तब भी सिर्फ भारत की बुराई करता है, सिर्फ भारत पर अटैक करेंगे या भारत से बदला लेंगे वाली बातें कहता है। जबकि लाल किले से पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान को जरूरी तक नहीं समझा, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ये बात अब पाकिस्तान के लोगों को खलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों। लेकिन साथ में रिक्वेस्ट है, वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, 1 सेकंड भी नहीं लगना। इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, इंशाल्लाह दिल्ली को दुल्हन बनाकर ही रहेंगे, मुंबई पर पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे। जी हां, लश्कर आतंकी ने दे दी भारत को बड़ी धमकी। दोस्तों, कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादी इमरान लियाकत भट्टी ने भारत को धमकी दी है। रेजोनेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लश्कर के कजूर कैंप में 14 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाकर मुंबई पर पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। इस दौरान
दौरान उसने कश्मीर को भारत से आजाद करने की धमकी दी। उसने भारत के 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी आजाद कराने की शेखी बखारी। दोस्तों, रेजोनेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान लियाकत भट्टी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया का काफिर पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए साजिशें रच रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। जी हाँ, कल आप अफगानिस्तान आए थे और अफगानिस्तान को बहाना बनाकर आपका असली निशाना पाकिस्तान था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान के मुजाहिदीनों का आपसे मुकाबला हुआ तो रशिया भी बिखर गया और नाटो जो जिल्लत और बदनामी का सबूत है इस इलाके से चला गया। ये वो कौम है जो अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करना जानती है। ये वो पाकिस्तान है जिसे अल्लाह ताला की मदद और हिमायत हासिल है। ये कहना है दोस्तों इस लश्कर के आतंकवादी का। इतना ही नहीं, उसने आगे कहा कि आजादी के इस मौके पर हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह कल उपमहाद्वीप के टुकड़े हुए, भारत के टुकड़े हुए और उसमें से पाकिस्तान अलग हुआ, इंशाअल्लाह वो समय दूर नहीं जब कश्मीर भी आजाद होगा, गुजरात भी वापस लिया जाएगा, हैदराबाद और दक्कन भी वापस लिए जाएंगे, आपके 7 सिस्टर्स भी आजाद होंगे और इंशाअल्लाह दिल्ली को दुल्हन बनाया जाएगा और बॉम्बे पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा कह रहा है ये लश्कर का आतंकवादी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि अगर ख्वाब लश्कर आतंकी का कुछ ऐसा है तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें। अब पीओके से अपडेट की बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है पीओके में? दरअसल आपको बता दें पीओके में दिखावटी चुनाव को कश्मीरियों ने ठुकरा दिया। दोस्तों, कई पोलिंग बूथों पर 0 मतदान हुआ। पीओके का चुनाव बस दिखावा रह गया। कई बूथों पर पड़े 0 वोट्स। खाली बैठा रहा स्टाफ, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। दोस्तों, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध के बीच कई पोलिंग स्टेशनों पर बहुत ही कम मतदान होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बोले तो जाक के बहिष्कार के आह्वान के बीच कुछ बूथों पर कथित तौर पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदान नजर नहीं आया। बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम जाक की ओर से चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बीच सामने आया है। खासकर पुंछ और बाघ क्षेत्रों में चुनावी व्यवस्था और स्थानीय प्रतिनिधित्व को लेकर विरोध तेज होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को कथित तौर पर ड्रामा और दिखावा करार दिया है। अब उनका कहना है कि राजनीतिक दल स्थानीय समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने के बजाय और विशेष राजनीतिक लाभ हासिल करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खबर है कि कई जगहों पर लोगों को मतदान करने के बजाय काले झंडे लहराते और मतदान केंद्रों के आसपास विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। मतदाताओं की गैर मौजूदगी के कारण कुछ पोलिंग स्टाफ को लंबे समय तक खाली बैठना पड़ा। हालांकि जिन बूथों पर शून्य मतदान की खबर सामने आई है वे केवल विशिष्ट मतदान केंद्र है। इससे पूरे पीओके में पूर्ण चुनावी बहिष्कार का निष्कर्ष नहीं निकल जा सकता। अन्य मतदान केंद्रों पर मतदान होने की भी खबर है और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में काफी अंतर रहा है। दोस्तों, भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बहिष्कार इस्लामाबाद के नियंत्रण को लेकर बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। उन्होंने मौजूदा चुनावी ढांचे को स्थानीय प्रतिनिधित्व की बजाय शरणार्थी सीटों को प्राथमिकता देने वाला बताया। सूत्रों का दावा है कि जमीनी रिपोर्ट से मुख्य धारा की पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियों और सेना समर्थित राजनीतिक व्यवस्था से लोगों का अलगाव बढ़ता दिख रहा है। उनके अनुसार बार बार शून्य वोट वाले पोलिंग स्टेशन विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार की घटनाएं बताती हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा इन चुनावों को स्थानीय राजनीतिक हिस्सा की असली अभिव्यक्ति नहीं मानता। वाकई में दोस्तों, अगर आप भी सपोर्ट करते हैं पीओके की जनता का, मानते हैं कि चुनाव में हिस्सा न लेकर बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं, तो दे आर डूइंग राइट कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, वहीं आपको बता दें। किरेन रिजिजू पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा मैं आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन किया। इस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उन्हें जवाब देने का प्रयास किया। दरअसल किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष
शख्स को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। उन्होंने 3 बूंदियों के साथ दावा किया कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को ही दिमागी नक्सल कहा जाता है। रिजिजू ने बताया कि दिमागी नक्सल सिर्फ वही लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को खारिज करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, और जो पूर्वोत्तर को भरोसा से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। दोस्तों, किरण रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किरण रिजिजू को पोस्ट रीशेयर किया। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी और अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूँ, इसीलिए मैं दिमागी नक्सल हूँ। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दें, अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर $30,000 का इनाम। ईरानी कमांडर का बड़ा ऐलान। जी हां, ईरानी सेना के एक कमांडर ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने वाले ईरानी लड़ाकों के लिए $30,000 यानी करीब 28 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम का ऐलान किया है। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने रविवार 16 अगस्त को तेहरान में एक भाषण देने के दौरान ये बड़ी घोषणा की। वहीं महिलाओं के लिए ये इनाम दुगना यानी $60,000 है, जिसमें एक शर्त है, अमेरिकी सैनिकों को पकड़ना या मारना। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्टर आमिर हातमी ने कहा कि जो भी ईरानी किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ता है या मारता है, उसे ईरानी लोगों की ओर से $30,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उचित उपहार देंगे। उनके मुताबिक ये इनाम करीब 5 अरब तोमान के बराबर होगा। हातमी का ये बयान ऐसे समय आया है जब शांति वार्ता की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही भी रुकी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में शामिल पक्षों के बीच संघर्ष खत्म करने की दिशा में भी कोई ठोस संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के नाम पर $30,000 का इनाम रखा है और महिलाओं के लिए इसका दुगना ऑफर। जी हाँ दोस्तों, साथ में ईरान ने एक और बड़ा दावा किया। अमेरिका इजराइल के खिलाफ हमारी जीत हुई है, हम जंग में जीते हैं, ये बड़ा दावा किया दोस्तों ईरान ने बीती रात। जी हाँ, ईरान की संसद के अध्यक्ष और मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हालिया जंग में बड़ी जीत हासिल की है। गालिबाफ के मुताबिक यह जीत सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर दर्ज की गई है। उन्होंने इस संघर्ष को अमेरिका और इजराइल की ओर से शुरू की गई एक कायरतापूर्ण जंग करार दिया। दोस्तों, गलीबाफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता देश के लिए गर्व और जीत का दस्तावेज है। इस समझौते ने कूटनीतिक मोर्चों पर ईरान के हितों को पूरे तरीके से सुरक्षित रखा है। उन्होंने साफ कह दिया कि दुश्मनों ने युद्ध की शुरुआत में जो लक्ष्य तय किए थे उनमें वे उनमें पूरी तरह नाकाम रहे। ईरान ने अपनी शर्तों पर कूटनीतिक रूप से अपनी बात मनवाई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश ने कहा पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजो। जब तक वो वापस बांग्लादेश नहीं आएंगी तब तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत की यात्रा पर नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, और ये कहते हुए जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत की यात्रा को टाल दिया है। दोस्तों, सही सुना आपने, बता दें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा जो है वो फिलहाल टाल दिया गया है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पहले भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे, इसके बाद ही पीएम तारिक रहमान के भारत दौरे की तैयारियां आगे बढ़ेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AK शाहिदुल करीम ने कहा कि मौजूदा हालात में यात्रा के लिए सही माहौल नहीं है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री 21 अगस्त को दिल्ली आने वाले थे। इस दौरे को लेकर उन्होंने अब अपनी बात रखी है। दोस्तों, इस दौरे को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। शाहिदुल करीम ने कहा कि नई दिल्ली में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत की जमीन से राजनीतिक बयान दिए, इससे यात्रा के लिए बना माहौल खराब हुआ। करीम ने कहा कि बांग्लादेश पहले भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुका है। हम चाहते हैं कि पीएम तारिक की यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच सही माहौल बन सके। तारिक रहमान के अगस्त के तीसरे हफ्ते में भारत आने की खबरें आई थी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहरा चुकी है और अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि जब तक शेख हसीना को भारत वापस नहीं भेजेगा बांग्लादेश, तब तक बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान भारत की यात्रा पर नहीं जाएंगे या भारत नहीं जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई फर्क पड़ने वाला, उल्टा बांग्लादेश का ही नुकसान है, तो अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें
आखिर क्या कोई राष्ट्रपति इतना बेवकूफ सच में हो सकता है? जी हाँ, हिंदुओं पर बयान के बाद भारत अफगानिस्तान बॉर्डर को ही भूल गए जरदारी। जी हाँ, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी का ज्ञान सोशल मीडिया पर परवान चढ़ रहा है। 80 साल की आजादी के बाद भी ना तो पाकिस्तान की तरक्की हुई है और ना ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल आई है। हालात यह है कि पाकिस्तान के फर्स्ट पर्सन जरदारी देश के बड़े मंच से ऐसी बातें कर रहे हैं जिसने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया और अब हर पाकिस्तानी अपने राष्ट्रपति की मूर्खता पर माथा पीट रहा है कि ये चलाएंगे देश। मस्खरों का मुल्क है पाकिस्तान। पिछले 80 सालों में अगर पाकिस्तान में किसी चीज की तरक्की हुई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मूर्खता का, पागलपन का और गुर्बत की तरक्की। अब पाकिस्तान के फर्स्ट पर्सन की कुर्सी पर बैठे आसिफ अली जरदारी को ही ले लीजिए। पाकिस्तान के सदर यानी राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी शून्य है, इनका गणित शून्य है, इनका इतिहास शून्य है और तो और इनकी जनरल नॉलेज भी शून्य है। दोस्तों, जरदारी साहब ने भारत के अखंड भारत के विचार पर तंज कसते हुए खुद को मुसलमान बता दिया, हिंदुओं का सच्चा हमदर्द बताया। लेकिन अपनी इस कोशिश में जरदारी ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी कड़वी जहरीली सोच पूरी दुनिया के सामने उगल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों का एक अलग दृष्टिकोण है, उनके दिमाग में अपना एजेंडा है, वे अखंड भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन बीच में बहुत कुछ है जिसे वे भूल गए। हम मुसलमान हैं, वे नहीं है, लेकिन हम ऐसी मानसिकता वाले मुसलमान हैं जो सहन या बर्दाश्त करते हैं। लेकिन नहीं जरदारी साहब, आप सिर्फ हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्हें बर्बाद भी कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो हिंदू आबादी करीब 21% थी, आज की तारीख में 1.4% से भी कम रह गई है। लेकिन मियां जरदारी का गणित यहाँ भी गड़बड़ा गया। उन्होंने मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हाल भी नहीं पता, ना तो हिंदुओं की हालत पता है और ना ही पाकिस्तान के हिंदुओं की चाहत पता है। वहीं जरदारी को जावेद अख्तर ने लगाई लताड़। जरदारी ने अपने बयान में जहर उगला तो उनका कड़ा विरोध भी हुआ। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया में लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद चर्चा में आए थे, कहते हैं कि वे अपने देश में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। तो मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप हमेशा से ही उन सभी लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10% से कम है। यहाँ तक कि डूरन लाइन को ही भूल गया जरदारी। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर का बॉर्डर डूरन लाइन बताया जरदारी ने, जबकि रियलिटी में पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है डूरन लाइन। आखिर कौन ही समझाए पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये सारे के सारे बेवकूफ पने की बातें करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है वही बता दें। कोरियाई सीमा पर मचा तनाव, उत्तर कोरियाई सैनिकों ने पार की सीमा, दक्षिण कोरिया की सेना ने चलाई गोलियां। दोस्तों, दक्षिण कोरियाई सेना ने पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया के कई सैनिकों के सैन्य सीमांकन रेखा बोले तो MDL को पार करते देख चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। चेतावनी के बाद उत्तर कोरियाई सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट गए थे। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने रविवार को कहा कि जब उत्तर कोरियाई सैनिकों ने दोनों देशों के बीच की सैन्य सीमा रेखा का उल्लंघन किया तो चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरियाई सेना उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। जी हां दोस्तों, वहीं बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की बीजेपी और RSS के साथ वैचारिक गतिरोध एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने RSS को घेरने की एक सोची समझी रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से लाए गए प्रस्ताव को अब मौजूदा CM DK शिव कुमार ने कानूनी शक्ल दे दी है, जिससे राज्य की राजनीति में नया उबाल आ गया है। आपको बता दें, असल में प्रदेश सरकार के मंत्री और मौजूदा कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने RSS की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियांक खड़गे ने सवाल उठा दिया था कि किसी भी बड़े सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे में आज तक RSS का औपचारिक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके विपरीत उसके वित्तीय कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्टर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि RSS पहले भी रजिस्टर्ड नहीं था और आज भी नहीं है। इस संघ एक अनौपचारिक और सामाजिक संगठन के रूप में काम करता है जिसकी स्वीकार्यता जन जन में है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा रामराज लाने की बात कहने वालों ने रामधन ही लूट लिया। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धार्मिक स्थलों से चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग रामराज लाने का दावा करते थे उन्होंने रामधन तक नहीं छोड़ा। अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के बाहर बैठने वाला गरीब या भिखारी भी
चोरी नहीं करता, वो उम्मीद करता है कि कोई उसे सम्मान के साथ कुछ देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों से चोरी के मामले में तस्वीरें सामने आने के बावजूद जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनी तो 16 अगस्त को होगी यूपी में छुट्टी। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी की लड़ाई में वीरांगना अवंती बाई लोधी ने वीरता और शौर्य के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ ही हम वीरांगना अवंती बाई लोधी को भी याद करते हैं। समाजवादी सरकार में वीरांगना अवंती बाई लोधी के जन्मदिन पर 16 अगस्त को छुट्टी घोषित की जाएगी। इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, यूपी का 78,000 राशन डीलरों को सीएम योगी जी की बड़ी सौगात, बढ़ा लाभांश, अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को बड़ी सौगात दी। सरकार उनके लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल करने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ करेंगे। इससे राशन वितरण व्यवस्था में विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सीधे डिजिटल माध्यम से लेने की नई व्यवस्था शुरू होगी। ऐसे में ये भी सारी बड़ी जानकारी, आपको खबर कैसे लगी अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।